नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का क्लोजिंग कॉल्स में। मैं हूं प्रियंका और मेरे साथ हैं अभिषेक और डिम्पी दिल्ली से। तो मार्केट्स में जबरदस्त तेजी 20,000 के ऊपर अब सस्टेन हुआ है। इनफैक्ट ये पूरी नवंबर सीरीज की आप बात करें तो शानदार तेजी रिकॉर्ड होने जा रही है। 5% ज्यादा निफ्टी का गेन आप नवंबर सीरीज में, हालांकि एक दिन बाकी है कल का और वो मंथली एक्सपायरी भी है। देखना होगा कि वॉलेटाइल हो सकता है दिन इंडेक्स के लिहाज से, लेकिन अभी जो तेजी बनी हुई है उसके अगर कुछ फैक्ट सामने लेकर आए तो ऑल टाइम हाई से अब आप सिर्फ महज 140-150 पॉइंट्स निफ्टी दूर रह गया है और लगभग 2000 पॉइंट्स बैंक निफ्टी दूर रह गया है। अब बात क्योंकि स्टेट इलेक्शन के रिजल्ट से, एग्जिट पोल से पहले ही इस तरह की तेजी है, तो क्या बाजार इस तेजी के मोमेंटम में जिन स्टॉक्स में अच्छी मूव बनी हुई है पूरा का पूरा ऑटो पैक तेज है और इनफैक्ट आप अच्छी खासी तेजी आईटी स्टॉक्स में देख रहे हैं। आज हेवी लिफ्टिंग जो है वो मेजरली लार्ज कैप से देखने को मिली और कई समय से हम एक्सपर्ट से जब बात कर रहे थे तो ये बात सामने आ रही थी ऑन द टेबल कि स्मॉल कैप और मिड कैप के मुकाबले अब जो तेजी का बाउट है वो लार्ज कैप्स में दिख सकता है क्योंकि अट्रैक्टिव वैल्यूएशन वहां होते जा रहे हैं। तो क्या ये तेजी के मोमेंटम को अभी राइड करना चाहिए कुछ और समय? अगले 1 घंटे यही कोशिश करेंगे जानने की कि आज और इनफैक्ट नीचे के लेवल से जो 1000 पॉइंट निफ्टी का भी गेन मिला है लगभग, इन्हें अभी इस वक्त क्या थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग करके जाना चाहिए आज या फिर कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए? 1 घंटे में और क्या क्या ट्रेड्स होंगे, बाजार पर एक फंडामेंटल नजरिया भी होगा, ये सारी चीजें सामने लेकर आएंगे। लेकिन पहले एक बार एफएनओ के सेटअप को भी समझ लेते हैं डिम्पी के साथ। डिम्पी, अब तो क्लियरली ऊपर की कॉल्स में आपको बाइंग भी दिख रही है, क्लियर ट्रेड आपको लॉन्ग का दिख रहा है, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि कल मंथली एक्सपायरी भी है। तो क्या किसी तरह की वॉलेटिलिटी भी देखने को मिल सकती है? क्योंकि रेजिस्टेंस को हमने ऊपर तोड़ा है बिल्कुल, अब नेक्स्ट लेवल्स क्या वॉच होने चाहिए? देखिए, यही तो हम नहीं बोले थे कि कल मंथली एक्सपायरी है कल, इसलिए सब हुआ है। अगर ये मंथली एक्सपायरी नहीं होता ना, ये सब होता भी नहीं। तो मार्केट ने क्या किया कि मंथली एक्सपायरी के बेसिस पर एक, देखिए मैंने 2-3 दिन पहले ना एक वर्ड का इस्तेमाल किया था कि एक दाव मार्केट के पास और है जिस पे वो फुल फ्लैश तरीके से लगाएगा। आपके क्या बॉन्ड आज ही घटे हैं? बॉन्ड यील्ड्स तो 10 दिन से घट रहे हैं। क्या ग्लोबल मार्केट्स आज ही पॉजिटिव हुए थे? 15 दिन से है। क्या एफआईज की लॉन्ग होल्डिंग 20-22% की आज हुई है? 10 दिन से है। आज या 2 दिन में ऐसा क्या हुआ है मार्केट के पास कि जिससे मार्केट को एक काम करने पे मजबूर होना पड़ा कि अब यहाँ से ऊपर आ जाइए? वो है एक्सपायरी। एक्सपायरी ने क्या किया कि एक्सपायरी ने एक आपको उस रेंज में लाके खड़ा कर दिया था कि जहाँ पे जिनका मनोबल टूटना था वो टूट गया, यानी कि शॉर्ट्स का। इसलिए कल शॉर्ट कवरिंग आई, इसलिए कल दोनों इंडाइसिस के अंदर जोरदार शॉर्ट कवरिंग आई। और एक वर्ड हमने आज सुबह और इस्तेमाल किया था, अगर आप शो में थे आपने भी सुना होगा कि एक राउंड की तेजी में लोग ट्रैप हुए हैं अब जिन्होंने शॉर्ट किया था गैप के साथ। आपको मालूम है पॉइंट कितने गैप के साथ खुला था? 80 पॉइंट्स के साथ। मार्केट अभी जो ट्रेड कर रहा है वो उससे डबल हो चुका है, यानी करीब करीब 190 पॉइंट के साथ अभी ट्रेड कर रहा है ऊपर। तो जो उसके बाद का ट्रैपिंग है वो मार्केट ने आपको पकड़ा है। तो बाजार ने 2 दिन का काम 1 दिन में किया है। और सेम विद बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी आज परसेंटेज में ज्यादा ऊपर है। वजह भी आपको पता ही है कि बैंक निफ्टी चेस करेगा और बैंक निफ्टी के पास स्ट्रांग मोमेंटम है। अगर आज आप निफ्टी का कंपोनेंट चेक करेंगे और बैंक निफ्टी का कंपोनेंट चेक करेंगे ना, तो दोनों में एक चीज कॉमन मिलेगी, वो है एचडीएफसी बैंक, क्योंकि एचडीएफसी बैंक निफ्टी का भी पार्ट है और बैंक निफ्टी का भी पार्ट है। एक और चीज आपको ध्यान होगा, हमने इंडिया विक्स आपको नोटिस करा दिया था कल ही जब 7.5% तेज हुआ था। हमें ये नहीं समझ में आ रहा था कि इंडिया विक्स क्यों बढ़ रहा है, बट हमें इतना समझ में आ रहा था कि इंडिया विक्स के बढ़ने से बाजार में कुछ ना कुछ तो होगा जो हम और आप नहीं समझ पा रहे हैं। अभी हमारी थोड़ी अल्प बुद्धि है। तो कल और आज का अगर आप देखेंगे तो आपको ये चीज़ साफ साफ दिखी होगी। इंडिया विक्स आज भी 4% अभी ऊपर है, 1.5%, और इससे पहले कल 7.5% ऊपर था, 12.5 के आसपास आ चुका है। एक और चीज़, मार्केट में जो लीडरशिप की कमी थी वो काफ़ी हद तक पूरी हुई है। मैंने आपके सामने 3 पॉइंट्स रखे थे, फर्स्ट आईटी, दूसरा रिलायंस, तीसरा एचडीएफसी। तीनों के तीनों आपने देख लिए होंगे। आईटी आप सुबह से बता रहे हैं कि आईटी चल रहा है, आईटी चल रहा है, आईटी चल रहा है। उसके बाद फिर रिलायंस और एचडीएफसी का नंबर आया और उसके बाद फिर बैंक आया लास्ट में। तो कुल मिला के मार्केट का जैसा सेटअप हम समझ रहे थे कुछ कुछ वैसा ही हुआ है। एक सवाल सबके मन में ये चल रहा होगा कि बाजार यहाँ आ तो गया, अब करेगा क्या? देखिए, बाजार के पास ऑल टाइम हाई का पहला टारगेट है, तो इसलिए 20,200 तक का रास्ता साफ है। बैंक निफ्टी के पास 44,500 यानी कि 100-150 पॉइंट का भी और रूम बाकी है। ये पहले अचीव कर लें, फिर देखेंगे।
लेकिन जिनके पास भी सौदे तेजी के रोल ओवर कर रहे हैं वो गलत नहीं कर रहे। जिन लोगों ने अपने शॉर्ट्स 2 दिन पहले ही काट दिए उन्होंने भी गलत नहीं किया, और जो लोग ऑप्शंस में पिछले 2 दिन से काम कर रहे हैं वो भी गलत नहीं कर रहे। कल खुद ही हमने शो में, इसी शो में 19,900 की कॉल आपको प्लस करवाई थी। अगर दिखाएंगे तो आपके शायद होश भी उड़ जाएंगे कि 200 रुपये से ऊपर की कॉल होगी वो, जितना मेरा अपना असेसमेंट है। हालांकि वो कल एक्सपायर होने जा रही है, लेकिन कल ही हमने 65 रुपये वाला वो प्राइस के हिसाब से आपको नोटिस कराया। तो इसलिए बने रहिए 18 और स्वदेश के साथ। बेहतरीन गेस्ट जो अभी पैनल हमारा तैयार हो गया है, अभिषेक उनके पास जाएंगे, मेहमानों से परिचय भी करवा देंगे और उसके बाद हम सिलसिलेवार तरीके से आगे बढ़ेंगे। अभिषेक। ठीक है, तो 3 मेहमान तैयार हैं आपकी कमाई करवाने के लिए और आगे की राह सुझाने के लिए बाजार में। अविनाश गोरक्षकर प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज से दिग्गज फंडामेंटल एक्सपर्ट, और अंशुल जैन और कुणाल परार हमारे साथ हैं जो आपको बेहतरीन ट्रेड वाले शेयर बताएंगे। लेकिन आप तीनों का बहुत शुक्रिया। अविनाश जी, ये शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। ये तेजी अच्छी तो लगती है अविनाश जी, लेकिन कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा ना कॉशियस भी करती है, क्योंकि एक तरफा हम रैली निफ्टी में 1000 अंकों की देख चुके हैं। 3 दिसंबर को राज्यों के नतीजे आ जाएंगे और उसको 2024 के सेमीफाइनल के तौर पर भी देखा जा रहा है। तो बाजार के इस तेजी को आप किस तरह से देख रहे हैं, और क्या नतीजों से पहले थोड़ा सा सतर्क रहने की, कॉशियस रहने की सलाह आप देंगे? देखिए, पहली बात तो आज बाजार में जो मूवमेंट आया, जैसे डिम्पी ने भी कहा है कि भरपूर तेजी हमको अक्रॉस द बोर्ड देखने को मिली है। लेकिन मुझे लग रहा है कि सबसे बड़ा कारण तेजी का है कि अभी ऐसे रिपोर्ट्स मार्केट में आ रहे हैं कि शायद राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों बीजेपी को जाएंगे, और ये बात मार्केट्स को बहुत पसंद आई है। इसीलिए इलेक्शंस के रिजल्ट्स के पहले 3 दिसंबर को फाइनल रिजल्ट आएगा, उसके पहले ही बाजार ने एक बड़ा तेजी का मुंह दिखाया है। मेरे ख्याल से देखिए, अभी इस बाजार में आपको बहुत सिलेक्टिव रहना पड़ेगा, क्योंकि आज आपने देखा है कि अक्रॉस द बोर्ड मिड कैप बोलिए, लार्ज कैप बोलिए, इसमें बहुत भरपूर बाइंग हो चुकी है। अभी अगर कोई नेगेटिव सरप्राइज 3 तारीख को आता है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि बाजार थोड़ा-सा डिसअपॉइंटमेंट नहीं, काफ़ी डिसअपॉइंटेड होगा, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट ने मन बना लिया है कि बीजेपी दोनों स्टेट्स में जीतेगी। तो आई थिंक यही एक कारण मार्केट में अभी अगले 1-2 दिन काफ़ी वोलेटिलिटी रहेगी। कल एक्सपायरी भी है, तो वैसे भी वोलेटिलिटी बढ़ती है जब एक्सपायरी होती है। मेरे ख्याल से चुनिंदे जो सेक्टर्स हैं, जैसे कि रियल एस्टेट है, ऑटो कंपोनेंट्स है, सीमेंट है, यहाँ पे कोई भी कारण से थोड़ा-सा करेक्शन आपको मिलता है, तो वहाँ से रिस्क रिवॉर्ड ज़्यादा अच्छा मिलेगा। मैं रिटेल निवेशकों को यही कहूँगा कि अपॉर्च्युनिटी अभी भी बहुत बड़ी है कमाने के लिए, लेकिन जल्दबाज़ी मत करिए, क्योंकि मौके आपको ज़रूर मिलेंगे। और मेरे ख्याल से जभी भी बाजार ऐसा बढ़ता है, तभी सारे रिटेल इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट होते हैं। तो थोड़ा-सा सोच समझ के और थोड़ा-सा पेशेंस के साथ मार्केट में एंटर करिए। एक दिन में मार्केट ऊपर जाता है, नीचे जाता है, इससे कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है। बट अभी भी काफ़ी अच्छे मौके हैं, जो इन्वेस्टर्स को डेफिनिटली वो कैपिटलाइज़ कर सकते हैं, लेकिन नज़रिया थोड़ा-सा लंबा रखें, क्योंकि ऐसे बड़े मूवमेंट देखने के बाद मार्केट में सबको लगता है कि एक दिन में ही तेज़ी, इस प्रकार की तेज़ी रोज़ आएगी, तो ये कहना मुश्किल है। तो आई वुड सजेस्ट दैट थोड़ा-सा पेशेंस रखिए, थोड़ा-सा कॉशियस अप्रोच रखिए, जैसे आपने कहा है, क्योंकि ये एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से ही मार्केट चढ़ा है। हाँ, अगर बीजेपी दोनों स्टेट्स को बैक करती है, तो मुझे लगता है कि अगले हफ्ते और भी बड़ी तेज़ी आपको देखने को मिलेगी। बट ये प्रोबेबिलिटीज़ है, इसके लिए हमको 3 तारीख तक वेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक फंडामेंटल व्यू, ब्रॉड व्यू और थोड़ी सी लंबी अवधि का व्यू। लेकिन कल चूंकि नवंबर सीरीज की एक्सपायरी भी है, और हम देखते हैं कि 2 दिन में निफ्टी में करीब करीब 300 अंकों के आसपास की तेजी आ चुकी है। अभी देखिए आपको 190 अंकों पर निफ्टी दिखेगा। 20,080 का स्तर दिन की ऊंचाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। निफ्टी बैंक में 550 अंकों के आसपास का उछाल है। कुणाल, आप जरा इंडेक्स पर व्यू बताइए, एक्सपायरी से पहले किस तरह का ट्रेड लेना चाहिए इंडेक्स में? क्या ट्रेड लेना भी चाहिए अब या नहीं? अभिषेक जी, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है अभी कि ट्रेड लेना चाहिए कि नहीं, क्योंकि एक अच्छा खासा उछाल, आज एक अच्छी खासी मोमेंटम हमें दोनों इंडेक्स में देखने को मिल चुकी है, बैंक निफ्टी एंड जैसे डिम्पी जी ने कहा था, एक्सपायरी है, मोमेंटम उस लेवल पे देखने को मिलेगी, हमें अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिली है। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि अगर पोजीशन बनी हुई है तो उसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ऊपर में 44,560 का एक लेवल है जो बैंक निफ्टी हमें दिखा सकता है। आज का हाई 549 के अराउंड का है। अगर 550 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी सस्टेन होती है, तो वहां से और भी 300 पॉइंट के ऊपर की मोमेंटम हमें देखने को मिल सकती है। तो यहाँ से मैं इतना ही कहूंगा कि रिस्क रिवॉर्ड अभी नई पोजीशन बनाने के लिए इतना परफेक्ट नहीं है।
तो अगर किसी ने पोजीशन लॉन्ग में बनाई है तो मैं इतना ही सजेस्ट करूंगा कि यहाँ से कैरी करके चल सकते हैं। यहाँ से बैंक निफ्टी में और 250-300 पॉइंट। एंड अगर सामने साइड निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में यहाँ से जो उसका जो हाई बना है 20,270, तो वो लेवल भी निफ्टी टच कर सकती है। भी छूने की संभावनाएं हैं निफ्टी में, लेकिन अब फटाफट एक काम करते हैं, आपके लिए ट्रेड जान लेते हैं और एक और एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुदीप शाह। सुदीप नमस्कार, शुरुआत चलिए आपसे ही कर लेते हैं, बताइए क्या है क्लोजिंग के लिए ट्रेड्स आपके। नमस्कार आशीष जी। मेरा पहला ट्रेड है एफएसएल। आज हमने देखा है कि पिछले कुछ दिनों में जो हिसाब से एफएसएल का अगर हम चार्ट देखें तो 174 175 का एक लेवल था, 172 से 174 के बीच का जो इसका रेजिस्टेंस था सितंबर और अक्टूबर महीने का। आज उसके ऊपर स्टॉक ने सस्टेन किया, एक ब्रेकआउट भी दिया और लगातार पिछले 7-8 सेशन से हम देख रहे हैं एक स्लो एंड स्टेडी मूव आ रहा है ये स्टॉक में। और आज इसने अपना जो कंसेशन जोन था ये पिछले 2-2.5 महीने का, वहां से एक ब्रेकआउट दिखाया है। तो डेली वीकली मंथली चार्ट सभी टाइम फ्रेम पे ये एक पॉजिटिव स्ट्रक्चर है और मुझे लग रहा है करंट मौजूदा भाव से ये लिया जा सकता है 172 के स्टॉप लॉस से 182 184 के टारगेट के लिए। दूसरा स्टॉक है ग्रासिम। अब सीमेंट स्टॉक्स में हमने देखा है कि पिछले कुछ दिनों में अच्छा मोमेंटम था और ग्रासिम की बात करें तो आज स्टॉक ने पिछले 6 दिन का जो कंसोलिडेशन था उसके ऊपर ब्रेकआउट दिया है और पिछले 7-8 दिन से स्टॉक अपने 20 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को कभी तोड़ नहीं रहा है, डिस्पाइट कभी कभी वीकनेस जब ये काउंटर में होती थी। और जब नेगेटिव प्राइस एक्शन थी पिछले 5-6 दिन में, वो दिनों में यहाँ पे वॉल्यूम एक्टिविटी बहुत कम थी और जब रिबाउंड आता है स्टॉक्स में लोअर लेवल से तो वहां पे वॉल्यूम अचानक से बढ़ जाता है। तो मुझे लग रहा है एक अच्छा अक्यूमुलेशन हो चुका है ये स्टॉक में और आज जो ब्रेकआउट आया है यहाँ पे मुझे लग रहा है 1960 के स्टॉप लॉस से 2060-2080 के लेवल्स ग्रासिम में हम देख पाएंगे आने वाले कुछ सेशंस में। तो ये आपकी 2 कॉल्स रही, आपने फर्स्ट सोर्स लिया और साथ ही ग्रासिम लिया। अंशुल जैन भी है हमारे साथ, उनसे भी बात करते हैं। अंशुल, आपके आइडियाज क्या आज के? जी प्रियंका जी, देखिए पहले निफ्टी पे बात करूंगा। निफ्टी में 16 नवंबर को जो हायर लो बना था, 6 दिन उसके अंदर निफ्टी ने बिताया है, 6 इनसाइड बार, वहां से ब्रेकआउट आया है। तो ये ब्रेकआउट जो मोमेंटम है ऑल टाइम हाई 20,250, इसको क्रॉस करके 100-125 पॉइंट और मोमेंटम देगा। तो यानी यहाँ से भी अभी 200-250 पॉइंट निफ्टी में मोमेंटम बचा है, इसलिए दोनों बाई कॉल रहेगा। पहला है बिरला कॉर्प का, यहाँ पे एक वीसीपी पैटर्न का ब्रेकआउट है। पिछले 5 दिन एक्सट्रीमली टाइट थे, इनसाइड बार की फॉर्मेशन थी। कल 50 डे मूविंग एवरेज के अगेंस्ट 400% वॉल्यूम का राइज था और 1340 पे ब्रेकआउट है। तो पुल बैक में 1360 पे लॉन्ग करना चाहिए। 1290 का इसमें स्टॉप लॉस रहेगा और 1650 तक का टारगेट रहेगा। दूसरा काउंटर रहेगा एफ&ओ स्पेस में मन्नापुरम। यहाँ पे 6-7 दिन की एकदम ड्राइड अप वॉल्यूम्स में पुल बैक आया और आज मोर देन 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर वॉल्यूम है और ब्रेकआउट कैंडल बनी है। 160 पे बाई करना चाहिए, 152 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट पेसिमिस्टिक टारगेट इसका 175 रहेगा, जो मंथली R3 भी है। तो ये 2 बाई कॉल रहेंगे हमारी तरफ से। तो आपने भी एक और स्टॉक लिया और बिरला कॉर्प और साथ ही आपने मन्नापुरम फाइनेंस, ये 2 स्टॉक्स जो अच्छी मूव में है, ये स्टॉक्स लिए हैं। टारगेट नोट कर लें, थोड़ा सा पोजिशनल व्यू है बिरला कॉर्प पे। लेकिन इस बीच कुणाल के आइडियाज़ क्या हैं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ अब तक निफ्टी पर आई थी। तो कुणाल वेरी क्विकली अपने आइडियाज़ भी बताएं। वेल, 2 स्टॉक है, दोनों बाई साइड के हैं। सबसे पहला M&M है, काफी अच्छी मोमेंटम M&M में देखने को मिली ओवरऑल क्वार्टर काउंटर में। एंड M&M अभी एक टॉप गियर में आ सकता है, बाय करके चलने की सलाह है। 1540 1540 के एसएल के साथ टारगेट 1675 का है पहला, और जैसे ही ये टर्निंग पॉइंट 1765 ब्रेक होगा, ऊपर में और भी 100 पॉइंट का जंप हमें देखने को मिल सकता है, यानी 1765 तक के भी लेवल हमें M&M दिखा सकता है। दूसरा स्टॉक है IT सेक्टर से डिक्सन टेक्नोलॉजीज, 5381 के अराउंड स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। 5270 का हम यहाँ पे एसएल मेंटेन करके चलेंगे। टारगेट की बात करते हैं, 5465 का पहला टारगेट है और जैसे ये ब्रेक होता है 5605 का दूसरा टारगेट भी हमें डिक्सन टेक्नोलॉजीज दिखा सकता है।
लार्ज कैप का वो स्टॉक चूज किया है जिसमें बहुत समय तक एक लगार्डनेस दिखी है, स्लगिशनेस दिखाई दी है। सो एमएनएम और डिक्सन टेक। ठीक है, आज एमएनएम भले ही एक अच्छी मूव में हो, लेकिन टॉप गियर में जिस तरह से वर्ड यूज कर रहे थे कुणाल, सारे ऑटो स्टॉक्स अच्छी मूव दिखाई दे रहे हैं। इनफैक्ट हीरो मोटर कप आप देखें तो अब 3800 की तरफ बढ़ते दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट आज ये एक न्यूज़ थी, मिस्टर निरंजन जो सीईओ है कंपनी की, उन्होंने क्लियरली कहा कि कहीं ना कहीं रिटेल ग्रोथ वापस आई है टू व्हीलर स्पेस के लिए। और आप इन सभी स्टॉक्स को देखें, चाहे वो हीरो मोटर कॉर्प हो, बजाज ऑटो, ये लगातार चल रहे हैं। ऑटो सेल्स भी आनी है। इनफैक्ट थोड़ी देर में सृष्टि से समझने की कोशिश भी करेंगे, एक प्रीव्यू भी कि ऑटो सेल से इस बार एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए, क्योंकि आपको लास्ट अगर मंथ की भी ऑटो नंबर्स याद हो तो टू व्हीलर स्टॉक्स काफ़ी अच्छी उन्होंने क्लॉक की थी, सेल्स फिगर्स भी। और इस बार भी क्या इसी तरह की ये देखिए, ये आप अनुमान देख रहे हैं बिक्री का। मंथ ऑन मंथ एमएनएम के 26% की ग्रोथ दिख सकती है। नवंबर मंथ में ये फेस्टिव मंथ था। टाटा मोटर्स में 5% और मारुति में 12%। तो इन फिगर्स के हिसाब से तो एमएनएम सबसे बड़ा गेनर हो सकता है और इसीलिए आप ये मूव देख रहे हैं। लेकिन ये मूव बरकरार रह सकती है ये, क्योंकि अंडर वैल्यूड भी है। दूसरा रीजन ये भी है। ठीक है, तो ये तो हमारे सामने नवंबर के ऑटो बिक्री के अनुमान भी हमारे सामने ले आए हैं हमारे डॉक्टर साहब। अब ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए यहाँ मौका कहाँ होना चाहिए? हमारे साथ आदित्य अरोड़ा है, आइए उनसे बात करते हैं। आदित्य, गुड आफ्टरनून। बताइए कहाँ पर अच्छा मौका लग रहा है ऑप्शन ट्रेड लेने का? वेरी गुड आफ्टरनून टू यू। देखिए, मुझे टाटा मोटर्स में अच्छा मौका लग रहा है। जैसे आप बता रहे थे कि ऑटो कंपनीज एक अच्छा नंबर्स डिक्लेयर कर रही हैं और आगे भी कर सकती है। चार्ट भी वही दर्शा रहे हैं। तो टाटा मोटर्स का 730 का पुट बेच सकते हैं, जो अभी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 30.75, और 710 का पुट खरीदना है जो अभी 19.80 चल रहा है। इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट पोटेंशियल है 15,604 और मैक्सिमम लॉस पोटेंशियल है 12,896। कल इलेक्शन के रिजल्ट है तो मार्केट में वॉलेटिलिटी हो सकती है, तो थोड़ी कंजर्वेटिव स्ट्रैटेजी हमने बनाई है 1 से 2 वीक के लिए कि टाटा मोटर्स 730 के ऊपर जाएगा तो इसमें अच्छा मुनाफा करेगा। ठीक है, टाटा मोटर्स पे आपके रिकमेंडेशन है, तो आप ये कह रहे हैं कि ये चल सकता है। कल आदित्य, मेरे को ध्यान है आपने अदानी एंटरप्राइजेस के बारे में बताया था कि आपने कहा था कि 2800 की कॉल ऊपर की बेचनी है, 2200-2300 की स्ट्राइक के आपने प्लस करवाई थी। आज सुबह वो फिर से गैप के साथ खुला, लेकिन बहुत तेज़ी के साथ आपको काम करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि अदानी एंटरप्राइज ना वापस से लाल निशान में आ गया। सुबह में ना हमने आपको डायरेक्टली सोचा, इनडायरेक्टली बोलिए, हमने एक हिंट भी आपको किया था कि भाई अगर 2 दिन में आपको ठीक प्रॉफिट मिल रहा है, बुक द प्रॉफिट, लीव द मार्केट। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे को अगली सीरीज़ में अडानी के शेयर्स लेके जाने हैं तो ट्रेल स्टॉप लॉस लगाओ, सो सिंपल। और आज सुबह सुबह ये सारे शेयर्स वापस अच्छे खुले थे। ATGL जब मैं आपके सामने बात रख रहा था ना, अदानी टोटल गैस, तभी मैंने आपके सामने बात रखी थी। कैश के स्टॉक्स टिपिकली गिरते भी ज़्यादा है और बढ़ते वाले क्वांटम में भी ज़्यादा आएंगे। डेरिवेटिव के शॉर्ट्स गिरते भी कम हैं और जब बढ़ेंगे ना, वो थकावट भी जल्दी आ जाएगी, क्योंकि उनमें दोनों तरह के ट्रेड करने के ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। आप राइट भी कर सकते हैं, है ना, तो कई बार राइटिंग का प्रेशर भी शेयर को नहीं चलने देता। आदित्य अरोड़ा की वापस से कॉल लेके आई, जिन्होंने ग्रासिम के बारे में भी जिक्र किया है। वो भी आपको एक बुल स्प्रेड होगी, एक बार स्क्रीन पे वापस से दिखाएं जो भी आदित्य की कॉल्स हैं। तो उस कॉल्स के अंदर अगर आपको ट्रेड देखना चाहें तो देख सकते हैं। थोड़ी देर पहले मेरे को लगता है शायद अभी सुदीप ने भी यही बात बोली है, ग्रासिम को लेके उनकी ट्रेड था। ठीक है सुदीप सर, आपका भी ग्रासिम में था ना, अभी आपने ग्रासिम में बताया ना? में बताया था। ठीक है, डन। इतने क्या दिया था, मेरे से जरा मिस हो गया लिखने से, और एक बार वापस से अगर आप दिखा पाएँ तो। ठीक है, टाटा मोटर्स का था उनका ट्रेड। ठीक है, डन। एक बार टाटा मोटर्स की कॉल पुट वापस सामने लेके आइए, जरा नोटिस कर लेते हैं, स्ट्राइक वगैरह इंटरेस्टिंग होता है। और आप एक और चीज़ ध्यान का, जो भी आप काम करना ना दिसंबर के कॉन्ट्रैक्ट में करना, कल वाले में मत करना। ये बाकायदा ब्रैकेट में लिखा है हमने दिसंबर, ये आपसे गलती ना हो जाए, नहीं तो सौदा पंच करते समय कई बार हो जाती है गलती। है तो 730 की पुट लेनी है, 710 की पुट को आपको यहाँ पे बेच देना है, खरीदना माफ़ कीजिए, उल्टा है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक दो शेयर जरा सर से और चेक करवा लेते हैं। एक्चुअली कैश के शेयर्स हैं, मैंने सुबह भी नोटिस आपको करवाए थे, मैं फिर से नोटिस करवाता हूँ एक बार जरा। उस शेयर का नाम है ज़ुआरी एग्रो केमिकल्स।
सुबह एक बार ये लाल निशान में चला गया था, वापस से हरे निशान में है, 1.5% ऊपर है। आज हमारे एक मेहमान ने एक और शेयर भी दिया था इसी से कैश का, मैं बाद में डिस्कस करूँगा, पहले ज़रा ज़्वारी चेक करवा लूँ। अंशुल सर ज़रा चेक करना, ज़्वारी एग्रो केमिकल्स के नाम से कंपनी है, ज़्वारी एग्रो केमिकल्स, यस ये वाली। या खुला अच्छे नोट पे नहीं था बट क्लोजिंग अच्छे नोट पे कर रहा है। हमको लग रहा है कि इसको BTST भी करना चाहिए, थोड़ा पोजिशनली रखना चाहिए, अच्छे पैसे बना के देगा। ये 20% भी चल सकता है तो मेरे को हैरानी नहीं होगी। सर एक बार ज़रा चेक करके बताइए, ठीक सोच रहे हैं हम? देखिए, ज़्वारी एग्रो में 22 अप्रैल से एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन है, उसका कल ब्रेकआउट आया था और आज फॉलो थ्रू मूव है। इंटरेस्टिंग चीज जो नोट करने की है, कल के ब्रेकआउट में 1226% वॉल्यूम राइज हुआ था 50 डे मूविंग एवरेज के अगेंस्ट, 1.2 मिलियन का वॉल्यूम था। और पूरे जो बेस बना है इसमें मल्टीपल कैंडल्स हैं जहां पे 1.8 1.9 मिलियन का वॉल्यूम है, तो पूरे बेस में बहुत ज्यादा एक्यूमुलेशन हुआ है और बड़े वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट आया है। माइनर रेजिस्टेंस 172 पे है, 172 निकलने के बाद ये अपना अप्रैल का हाई 218 रुपए टेस्ट करेगा। तो जो आप सोच रहे हैं कि 20% चल सकता है, ये बहुत आराम से 20% आपको टारगेट दे देगा ऊपर का। ओके ठीक है, आप भी कह रहे हैं कि चल सकता है, आप इसको रखिए। आपने अप्रैल से नोटिस करवाया, हम भी ऐसे कुछ देख रहे थे कि एक लंबा कंसोलिडेशन के बाद ज़्वारी एग्रो अब चलने के लिए तैयार है। आप इस शेयर पर ज़रूर ध्यान रखिएगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक से पहले आपको हम जानकारी दे दें, ET न्यूज़ स्वदेश सभी भारतीयों को बढ़ते भारत के साथ आगे बढ़ने में मदद कर रहा है। इसलिए सुंदरम म्यूचुअल फंड्स के साथ निवेश डे लॉन्च करने जा रहा है। ये मुहिम देश के सभी लोगों को अनुशासित तरीके से लगातार अपने पर्सनल फाइनेंस पोर्टफोलियो को बनाने में मदद करेगा। ET न्यूज़ स्वदेश और सुंदरम म्यूचुअल फंड्स के साथ जुड़िए और सीखिए कि कैसे म्यूचुअल फंड्स में SIP करके अपने वित्तीय भविष्य को आप मजबूत कर सकते हैं। हर खबर क्लोजिंग कॉल में आपका फिर से स्वागत है। बाजार में शानदार तेजी, 20,100 के आसपास से निफ्टी और निफ्टी बैंक की चाल कहीं ज्यादा बेहतर है। आज 600 अंकों के आसपास का उछाल है और आज हम देख रहे हैं कि HDFC बैंक एक महीने से ज्यादा की ऊंचाई पर है, 0.25% के आसपास की तेजी। तो इंडेक्स में चूंकि वेट ज्यादा है, इसके चलते आपको निफ्टी बैंक में भी वो रफ्तार आज दिखेगी। 0.2% के आसपास की तेजी HDFC बैंक में है, 1550 रुपए की भी पार निकल गया है। लेकिन बैंकिंग के साथ साथ फाइनेंशियल्स ये स्टॉक भी चल रहे हैं, NBFCs और गोल्ड फाइनेंस वाली जो कंपनीज हैं, चूंकि सोना रिकॉर्ड ऊंचाई पर है, वहां पर भी हम तेजी देख रहे हैं। मुथूट, मन्नापुरम इस वक्त ऑलमोस्ट बराबर की तेजी है, 5% के आसपास तेजी मुथूट में है, मन्नापुरम में करीब 5.5% के आसपास की तेजी है। और ये वायदा के जो टॉप गेनर्स है, जो सबसे ज्यादा चढ़ने वाले जो शेयर हैं, उसमें ये शामिल हैं। अंशुल, आपसे जानना चाहेंगे, NBFCs में कहीं ट्रेड के आपको मौके दिख रहे हैं? देखिए, मैंने आज मन्नापुरम पे ऑलरेडी बाई कॉल दिया हुआ है 160 पे, 152 के स्टॉप लॉस के साथ 175 तक का स्विंग बेसिस पे टारगेट लग रहा है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि 1 से 2 दिन में ये टारगेट अचीव हो जाएंगे। दूसरा, मुथूट में भी स्ट्रेंथ देखने के लिए मिल रही है, यहाँ भी एक BCP पैटर्न का ब्रेकआउट है और वॉल्यूम ऑलरेडी 50 डे मूविंग एवरेज के अगेंस्ट 240% हो चुका है, 1.4 मिलियन शेयर ट्रेड हो चुके हैं। यहाँ भी 1450 से 1475 तक के टारगेट मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस इसमें थोड़ा सा डीपर आएगा, 1370 जो प्रीवियस स्विंग हाई था उसके नीचे स्टॉप लॉस आएगा। बट दोनों में से अगर एक चूज करना है तो मन्नापुरम बेटर प्ले रहेगा। ठीक है, मन्नापुरम एक बेहतर प्ले है। ऑटो स्टॉक्स में भी रौनक है। हम देख रहे हैं कि हीरो मोटो का जो शेयर है करीब करीब 8 साल की नई ऊंचाई पर ट्रेड कर रहा है। लेकिन अगर हम 4 व्हीलर कैटेगरी की बात करें तो टाटा मोटर्स 700 रुपए के ऊपर जाकर भी ये स्ट्रेंथ दिखा रहा है शेयर। और जिन्होंने 400 रुपए के नीचे के भाव देखे होंगे, वहां थोड़ा समय बिताया शेयर ने, उनको यकीन नहीं हो रहा कि क्या कमाल की तेजी हीरो मोटो के शेयर में बनी है। हालांकि ब्रोकरेजेस बुलिश हैं और ऊपर के टारगेट सुझा रहे हैं, लेकिन टेक्निकली सुदीप जी जरा बताइए, टाटा मोटर ये शेयर कहां तक जा सकता है और क्या दिसंबर सीरीज के लिए इसको लेकर रख ले? ये आशीष, अगर हम टाटा मोटर के चार्ट को देखें तो टाटा मोटर का पहले हम थोड़ा एक मीडियम टर्म ये एनालिसिस कर लेते हैं कि स्टॉक ने
अगर यदि हम देखें तो ऑलमोस्ट जुलाई 2023 में से तकरीबन 650 से लेके 600 के रेंज के, ये 50 रुपए के रेंज में जुलाई से लेके नवंबर 15 तक की हमने देखा कि एक रेंज में ट्रेड कर रहा था, और इसने एक बार 17-18 नवंबर को एक ये रेंज ब्रेकआउट दिया था। तो तब तक ये इतने बड़े कंसोलिडेशन में हमने देखा था, जब जब स्टॉक 600-620 के आसपास आता था तब तब वॉल्यूम के साथ बाइंग आता था, और ऊपर के साइड से जब सेलिंग आता था ना तो वॉल्यूम्स बहुत कम थे। तो एक ऑलरेडी पिछले जनवरी 2023 से स्टॉक एक अप ट्रेंड में 400 रुपए से लगातार 620-640 तक आ चुका था। तो प्रायर अप ट्रेंड था, उसके बाद कंसोलिडेशन था, और अब कंसोलिडेशन के बाद ये ब्रेकआउट है। तो मुझे लग रहा है ये क्लासिक पैटर्न है, और यहाँ पे एक कंटिन्यूएशन मूव आपको देखने मिलेगा। 680 जो कि अब इसका ये ब्रेकआउट जोन है, मुझे लग रहा है ये अब इंपॉर्टेंट सपोर्ट स्टॉप लॉस बन के रहेगा। तो जब तक 680 होल्ड करता है तब तक अगले सीरीज में मुझे लगता है दिस कैन बी वन ऑफ द मोस्ट आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स। तो 760-780 तक के लेवल्स भी हम टाटा मोटर्स में देख पाएंगे, क्योंकि जब जब हमने देखा है एमएनएम है, हीरो मोटो है, बजाज ऑटो है, एक क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल्स ये स्टॉक्स ने अपने अपने तोड़े, उसके बाद 7-8%, 10% का मूव भी आ चुका है। और जो ऑटो इंडेक्स में मूव आया था उसी के साथ अगर इसको आउट परफॉर्म करना है तो मुझे लग रहा है टाटा मोटर और एमएनएम, ये दोनों स्टॉक्स में तो कुछ जगह अब यहाँ से बाकी है ऊपर की तरफ जाने के लिए। ठीक है, टाटा मोटर्स पर ये व्यू हो गया, लेकिन ऑटो स्टॉक्स के लिए जो अगला बड़ा ट्रिगर होगा वो होगा इनकी बिक्री के आंकड़े। हालांकि अलग अलग कंपनीज ने अपनी त्योहारों की बिक्री के आंकड़े जारी किए, फाडा ने भी अपने बिक्री के आंकड़े जारी किए, और वहां पर मैंने देखा कि टू व्हीलर में, पैसेंजर व्हीकल में ठीक ठाक ग्रोथ थी। ट्रैक्टर एक ऐसा सेगमेंट था जहां थोड़ी सुस्ती थी। लेकिन अगर हम नवंबर की बात करें तो आंकड़े किस तरह के आएंगे, क्या अनुमान है, कहाँ अच्छे आंकड़े आएंगे, कहाँ थोड़ी सुस्ती दिखेगी, ये तमाम आंकड़े लेकर हमारे साथ जुड़ गए हमारी सहयोगी सृष्टि शर्मा। सृष्टि, बताइए क्या उम्मीदें हैं ऑटो बिक्री को लेकर? इस बार भी उम्मीदें अच्छी ही हैं ऑटो बिक्री को लेकर, और खास तौर से टू व्हीलर सेगमेंट में ज़बरदस्त प्रदर्शन देखने को मिला है, क्योंकि त्योहारी सीज़न का पूरा सपोर्ट मिला है अक्रॉस द रीजन। सभी क्षेत्र जहां पे डिमांड काफ़ी सुस्त थी, ये त्योहारी सीज़न खास तौर से दीपावली में उसमें एक बढ़त देखने को मिली है। और साथ ही साथ अगर हम पैसेंजर व्हीकल और टू व्हीलर की तुलना करें तो जो ये 67 डे का पीरियड था त्योहारी सीज़न का, अगर साल दर साल देखें तो टू व्हीलर सेल्स 18% की ग्रोथ देखने को मिली है, वहीं पैसेंजर व्हीकल में 8% की ग्रोथ हमने देखी है। तो दोनों ही सेगमेंट्स ने अच्छा प्रदर्शन किया है, पर आप देखेंगे कि पैसेंजर व्हीकल में जो ग्रोथ है वो लगभग दुगनी रही है त्योहारी सीजन के चलते। अब कुछ बड़े ट्रेंड्स आपको बता दें तो टू व्हीलर सेगमेंट में हम उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ पे जो सिर्फ फेस्टिव का ही नहीं, कई सारे डीलर्स ये भी हाईलाइट कर रहे हैं कि त्योहारी खत्म होने के बाद जो है ये डिमांड में इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। और साथ ही साथ अगर हम देखें टू व्हीलर सेगमेंट में तो हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, टीवीएस, आयशर, इन सभी में हम उम्मीद कर रहे हैं कि डबल डिजिट ग्रोथ रहेगी। साल दर साल अगर देखें तो हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, टीवीएस में लगभग 30% की ग्रोथ की हम उम्मीद लगा के चल रहे हैं। इसके अलावा पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में आते हैं तो यहाँ पे डिमांड में कोई कमी अभी तक तो नहीं देखने को मिली है, पर कई सारे डीलर्स का मानना है कि जैसे हम नए साल में जाएंगे थोड़ा सा सुस्ती हम जरूर देख सकते हैं। पर फिलहाल नवंबर के लिए जो एसयूवीज की सेल है वो काफ़ी अच्छी रही है, वहीं जो एंट्री लेवल कार्स हैं उनमें डिस्काउंट बढ़ते हुए नजर आए हैं। पर अगर आंकड़ों की बात करें तो महीने दर महीने हम एमएनएम में करीब 9% की बिक्री की गिरावट की उम्मीद कर रहे हैं। वहीं टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल के नंबर लगभग फ्लैट रह सकते हैं, वहीं मारुति सुजुकी में लगभग 11% की हमें गिरावट की उम्मीद है। अगर हम कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट पे बात करें तो यहाँ पे जनवरी से कुछ फ्रेट रेट्स बढ़ने वाले हैं, इसके एंटिसिपेशन में, इसकी उम्मीद में जो डिमांड है वो आगे अच्छी रहेगी। बट बीते महीने में बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं लगा के आप चलें, क्योंकि तिमाही दर तिमाही सिंगल डिजिट डिक्लाइन की ही हम उम्मीद कर रहे हैं। और आखिरी में ट्रैक्टर डिवीजन में कुछ सब्सिडीज़ जो है वापस ले ली गई हैं, बहुत ज़्यादा पुश नहीं मिल रहा है, उससे थोड़ी सुस्त डिमांड इस बार देखने को मिली है। जहां पे एमएनएम और एस्कॉट्स दोनों में ही अगर महीने दर महीने देखें तो लगभग 30% की हम गिरावट की उम्मीद कर रहे हैं। तो सेगमेंट वाइज देखें तो टू व्हीलर सेगमेंट पे ही इस बार फिर से नज़र रखनी होगी। बहुत शुक्रिया। टू व्हीलर सेगमेंट पे ही फिर से नजर रखनी होगी। ये स्टार्ट ऑफ द शो में भी हम बात कर रहे थे, आपके डेटा भी हमने व्यूवर्स को एक बार समझाया भी, लेकिन अच्छा आपने
में हमें पूरा समझाया कि एमएनएम में ये जो ताबड़तोड़ तेजी आज दिख रही है और ये एक अंडर परफॉर्मर भी रहा है एज कम्पेयर टू द रिलेटिव पीयर्स इस साल के लिए। पिछले साल तो बड़ी वेल्थ क्रिएट की है एमएनएम ने, लेकिन अब जिस तरह से चाल आपको दूसरे स्टॉक्स में दिख रही है वहां पर, क्योंकि इनकी सेल्स फिगर्स इतनी स्ट्रांग नहीं थी, लेकिन इस मंथ की सेल्स फिगर्स, नवंबर मंथ की सेल्स फिगर्स में स्ट्रांग डेटा जो हमें सृष्टि बता रही है आने की उम्मीद है। ठीक है, लेकिन इस वक्त खबर का समय हो गया एक खास खबर का। खबर कहाँ, क्या खबर है? खबर गर्म, हमारा खास सेगमेंट आज डिम्पी हमें बता रहे हैं। डिम्पी बताएं। तो आज की जो खबर है वो सतलुज टेक्सटाइल को लेकर है। एक्चुअली में खबर हमारे पास तो पूरी टेक्सटाइल को लेकर है। जब मैंने पता किया तो ये पता लगा कि मिड कैप टेक्सटाइल के अंदर कुछ पोजीशंस बन रही हैं। ये कुछ वैसी ही हैं जैसी आईटी के अंदर बनी है। धीरे धीरे करके पोजीशंस बनी और आपको 2-3 दिन में नोटिस होने लग जाती हैं कि देखिए अब तो कितना तेज़ी से चल रहे हैं शेयर्स। ऐसी टेक्सटाइल के अंदर पोजीशनिंग हो रही है। शायद इनका कनेक्शन कुछ बांग्लादेश से है कि वहाँ पे कुछ वेज हाइक होगा तो इंडियन टेक्सटाइल कंपनी के लिए बेनिफिट हो सकता है और थोड़ा सरकार चुनाव से पहले इन टेक्सटाइल के लिए कुछ एक बड़ा अनाउंसमेंट भी कर सकता है। तो 2-4 पॉइंट्स तो हैं जो मार्केट में चल रहे हैं, लेकिन हमारे पास जो खबर ही है वो सतलुज टेक्सटाइल को लेकर ही है। एक तो इनके ना नंबर्स ठीक आएंगे, अभी तक इनके क्वार्टरली नंबर्स ठीक नहीं चल रहे थे, तो वो नंबर इस बार बेहतर आने की उम्मीद है। अभी सीज़न नहीं शुरू हुआ, लेकिन इस बार एंटिसिपेशन है कि क्वार्टरली नंबर से धमाकेदार दिखाएगा और कोई बड़ी बात नहीं, लॉस से प्रॉफिट में भी शो करे। दूसरी बात, इसमें ना वॉल्यूम बहुत अच्छा हो रहा है और हमारे पास खबर जो फंड्स की बाइंग की है वो वॉल्यूम से साफ पता लग जाता है। आज ना इसके अंदर 10 लाख शेयरों का वॉल्यूम है सतलुज टेक्सटाइल के अंदर। अमूमन एवरेज कितनी रहती है? 2 लाख 3 लाख शेयर का, और इसमें 56% की डिलीवरी वॉल्यूम पड़ा हुआ है। इसका मतलब कोई आदमी अगर इसको खरीद रहा है तो लेके रख रहा है, वो बेच नहीं रहा। और फिर बाद में मैंने, क्योंकि मैं थोड़ा टेक्निकल्स देखता हूँ, जानता हूँ, तो मैंने टेक्निकल्स भी चेक किया तो मेरे को लगा ये तो मंथली पे टिपिकली एक ब्रेकआउट भी है, एक चैनल से निकलने वाला शेयर भी है। थोड़ा समय लेगा बट बहुत ज़ोरदार चलेगा। फिर प्रमोटर की होल्डिंग चेक की, वहाँ पे पता लगा 63% का कोई प्लेजिंग नहीं पड़ी इसमें, और सीधा 2 ही लोग हैं, या तो प्रमोटर है या तो पब्लिक है। एफआईज और डीआईज नहीं है इसके अंदर, या तो प्रमोटर के हाथ में होगा तो पब्लिक के हाथ में, और पब्लिक के पास भी ठीक ठाक शेयर है 31% का। तो ये एक खबर हमारे हाथ में लगी कि यहाँ पे कुछ फंड बाइंग कन्फ्यूजन जो हमको वॉल्यूम से क्लियर हो रहा है, और दूसरा क्वार्टरली नंबर्स जो आगे चल के बेहतर आ सकते हैं, और जो मैंने आपको मैक्रो कुछ पिक्चर्स बताया कि जो बांग्लादेश कनेक्शन है उन सब का बेनिफिट इसके साथ जोड़ा जा सकता है। तो सचलुज टेक्सटाइल हमारी तरफ से आज का खबर गर्म वाला सेगमेंट है। वित्तीय सलाहकारों से पूछ के ही आप ले प्रियंका। तो ये बात लास्ट की लाइन भी बहुत अहम है जो अभी डिम्पी बोल रहे थे कि हम एक रिसर्च बेस्ड और सोर्स बेस्ड न्यूज़ होती है, लेकिन आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही कोई एक्शन इसमें लेना चाहिए आपको। लेकिन बढ़ते हैं आगे, कुछ और स्टॉक की बात भी करें। उससे पहले एक बार एक और स्टॉक जो अविनाश के साथ डिस्कस करना चाहेंगे, और वो है BHEL का स्टॉक, क्योंकि BHEL का स्टॉक 8 साल के हायर लेवल्स पर इस वक्त ट्रेड कर रहा है। अविनाश, ये वही स्टॉक है जिसमें ये बड़ा एक अंडर परफॉर्मर कितने साल रहा, लेकिन अगर आप इसी सिर्फ साल का रिटर्न देख ले, अब तक 2023 पूरा भी नहीं हुआ और 100% से डबल हो चुका है स्टॉक। और इनफैक्ट 5 दिनों में, पिछले 5 दिन में, पिछले 1 महीने में जिस तरह की तेजी आई है BHEL पर, और बड़े रीजन ऑफ कोर्स यही है कि जिस तरह के इनको लगातार बड़े ऑर्डर्स मिल रहे हैं, वो आगे की भी ऑर्डर विजिबिलिटी, और ये बात भी है, ये जो डिफेंस कंपनीज हैं, रेलवे कंपनीज हैं, पावर एनर्जी स्पेस की कंपनीज हैं, ऑर्डर मिलने पर, ऑर्डर विजिबिलिटी पर ही इतनी चल गई हैं। अभी तो एग्जीक्यूशन का समय है आगे, लेकिन फिर भी कितने हद तक भाव में है ये वैल्यूएशन इन लेवल्स पर आपको किस तरह से दिख रहे हैं BHEL के? मुझे लग रहा है कि देखिए क्लियरली अगर आप इस कंपनी की चाल देखें तो मुझे लग रहा है कि नैरेटिव्स ही चल रहे हैं। मेरे ख्याल से सेकंड क्वार्टर भी कोई खास नहीं था, इनफैक्ट मैनेजमेंट की कमेंट्री भी काफी कॉशियस थी, बट आई थिंक जिस प्रकार की इनकी ऑर्डर बुक है, अभी सब कुछ डिपेंड है एग्जीक्यूशन के ऊपर। मार्केट्स ये उम्मीद लगा रहा है कि अगले 6 महीने जिस प्रकार के डेवलपमेंट्स हो गए अभी BHEL इलेक्ट्रिक व्हीकल, उसके बाद हाइड्रोजन, ये सारे पावर इक्विपमेंट्स की बात कर रहा है, तो टेक्नोलॉजी तो इनके पास है। आई थिंक एग्जीक्यूशन जब और तेज होगा तभी मार्केट्स को और कॉन्फिडेंस आएगा, बट मार्केट ने शायद नैरेटिव में ऑलरेडी प्राइस को रीरेट कर लिया है। अभी एक समय के बाद ऐसा भी आएगा प्रियंका जब नंबर्स हैव टू बी डिलीवर्ड, तो ये मेरे ख्याल से इन्वेस्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए कि बियॉन्ड अ पर्टिकुलर पॉइंट इस स्टॉक में रीरेटिंग तब होगी जब तीसरे तिमाही के नंबर्स में आप
आपको पॉजिटिव EBITDA, पॉजिटिव प्रॉफिट और अच्छी ग्रोथ कमेंट्री देखने को मिलेगी। तो मेरे ख्याल से जिनके पास है वो होल्ड करे, बट इतना तेजी होने के बाद कोई खरीदता है तो एक रिस्क जरूर रहता है कि आप शायद टॉप पे खरीद नहीं रहे हो। तो मेरे ख्याल से अभी भी मैं समझता हूँ कि आपको जिनके पास है वो होल्ड करे। फ्रेश खरीदारी मेरे ख्याल से थोड़ी विजिबिलिटी और नंबर्स आने के बाद ही थोड़ा कॉन्फिडेंस इस स्टॉक में आएगा। वेल एक्सप्लेन कि रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से अब आपको थोड़ा सा असर ज़रूर करना चाहिए, लेकिन नीचे से जो लेके बैठे हैं उनके लिए कोई रिस्क नहीं है, वो होल्ड करके रख सकते हैं। एक बार BHEL में लेटेस्ट ऑर्डर आया कौन सा है, ये सारी डिटेल्स और पिछले 5 दिन में, पिछले 1 हफ्ते में किस तरह की मूव स्टॉक ने दिखाई है, कौन कौन सी बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं, ये सब एक बार आशीषा से समझ भी लेते हैं। जी हाँ, BHEL में आज काफ़ी तेज़ी देखने को मिल रही है। 8 साल की ऊंचाई पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है और 5 दिन से लगातार स्टॉक में गेन्स देखने को मिल रहे हैं। आज करीब 4.5 से 5% का अपमूव देखने को मिला और पिछले 5 दिनों की बात करें तो स्टॉक में करीब 15 से 16% का अपमूव देखने को मिला है। कई ट्रिगर्स है इसके। सबसे पहले कंपनी ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। करीब 3000 करोड़ का ये कॉन्ट्रैक्ट है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ। कंपनी ने LOI मार्च में रिसीव किया था और अब फाइनली ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। सुपर रैपिड गन माउंट्स इंडियन नेवी के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट है, तो बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है जिसके चलते स्टॉक में आज तेजी देखने को मिल रही है। इसके साथ ही साथ और एक कॉन्ट्रैक्ट कंपनी ने साइन किया है, वो है फ्रेंच कंपनी EDF। याद रखिए ये दुनिया की सबसे बड़ी न्यूक्लियर ऑपरेटर कंपनी है, तो बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है। दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट्स के चलते स्टॉक में तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन फ्रेंच कंपनी के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है वो शॉर्ट टर्म नहीं, कंपनी ने ऐसा भी कहा कि लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटीज़ भी कंपनी असेस करेगी इस कॉन्ट्रैक्ट के चलते। तो दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट्स काफ़ी बड़े हैं जिसके चलते स्टॉक में तेज़ी देखने को मिल रही है। याद रखिए स्टॉक में ऑलरेडी काफ़ी अपमूव देखने को मिला है। पिछले 1 महीने में स्टॉक 35% चला है और ईयर टू डेट स्टॉक की बात करें तो स्टॉक करीब डबल हो चुका है, तो काफ़ी अपमूव देखने को मिला। आज इन दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स के चलते स्टॉक में तेज़ी देखने को मिल रही है। ठीक है, BHEL के ट्रिगर वैसे भी एक दिन के साथ नहीं बनेंगे, आप उसको थोड़ा लंबे समय के हिसाब से देखिएगा। इसलिए जितने भी ट्रिगर्स थे वो आशीषा ने बहुत खूबसूरती से उसको बताया आपके सामने और सारे पॉइंट रखे। विनाश सर ने अपना पॉइंट भी बता दिया। इस बीच निफ्टी ने दोहरा शतक लगा दिया। आज में 202 पॉइंट हुआ है। आज खुला था 70 पॉइंट, उसका करीब आप सोच सकते हैं कि 3 गुना हो गया, 70 से सीधा 210 हो गया। तो आज मार्केट का मोमेंटम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और टिपिकली एक्सपायरी वाले दिन में ही ये दिख सकता है, बिना एक्सपायरी के तो दिखता भी नहीं। तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आया है। थोड़ी देर पहले हमने आपको सतलुज टेक्सटाइल बताया था, एक शेयर जिसके बारे में हमारे हाथ में खबर है। खबर सोर्स बेस्ड है, इसलिए वित्तीय सलाहकारों से पूछ के आप लीजिएगा, डिस्क्लोजर है ये। और वो शेयर करीब अभी 5.5% हो चुका है। खबर बताने के बाद स्विंग आया इसमें और एक डेज हाई पे वापस आने की कोशिश कर रहा है। अंशुल एक बार चेक करोगे आप इसको, सतलुज टेक्सटाइल को? बढ़िया कंसोलिडेशन है। खबर यह है कि क्वार्टरली नंबर्स अच्छे आएंगे और वॉल्यूम में कोई फंड इसको अच्छे से भर रहा है, कईयों को भर रहा है, उसमें से एक ये नाम भी है। देखिए सतलज में अगर चार्ट पैटर्न देखें तो पिछले 62 दिन से एक रेंज में है। रेंज का अपर एंड 62 रुपीज का है और रेंज का लोअर एंड 52 रुपीज का है। और जैसा आप बता रहे हैं कि फंड्स का इसमें इंटरेस्ट है, ये वॉल्यूम्स पे क्लियरली दिख रहा है। पिछले 62 दिन में 15 ऐसी बार हैं जहां पे 1.2 मिलियन के ऊपर वॉल्यूम्स हुआ है और ये सारे वॉल्यूम्स 400-500% अपने 50 डे मूविंग एवरेज के अगेंस्ट है। तो इतना बड़ा वॉल्यूम जनरली रिटेल नहीं जनरेट कर पाता है। जरूर इसमें फंड्स का इंटरेस्ट है और एज इन व्हेन 62 के ऊपर ये स्टॉक ब्रेकआउट देता है, इसमें पहला टारगेट बनेगा 92 रुपीज का, क्योंकि इसका फ्री फ्लोट मार्केट कैप 177 करोड़ है और 1 से 2 फंड भी इंटरेस्टेड होते हैं। तो स्टॉक में 50 से 70% की रैली बहुत मामूली होती है इतने छोटे मार्केट कैप पे। तो 178 करोड़ का फ्री फ्लोट है, यहाँ से बहुत आराम से 90 से 110 स्टॉक जा सकता है। ठीक है, 62 पार होगा तो सीधा 92 पे जाके रुकेगा ये शेयर। तो आपको एक इसकी खुद ही अहमियत समझ में आ रही होगी। और दूसरा वॉल्यूम का हिसाब से जो हमें भी समझ में आया वो ऑलरेडी सर ने भी आपको क्लियर कर दिया कि रिटेलर्स का काम ही नहीं है लग रहा वॉल्यूम देख के। और आज 10 लाख शेयर्स का वॉल्यूम जो बना है इसके अंदर वो ज़बरदस्त है। खैर एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद तुरंत लौट रहे हैं।
को कस के तूफानों से लड़के मैं बनाऊंगा, रोशनी के टुकड़ों से अंधेरे को हरा के मैं बनाऊंगा, उम्मीदों के पंख कंधों पे लगा के मैं बनाऊंगा, बनाऊंगा मैं तो बनेगा भारत, बनाऊंगी मैं तो बनेगा भारत. The vertical velocity is now being constantly reduced. India is on the moon. बनाऊंगा मैं तो बनेगा भारत, बनाऊंगा मैं तो बनेगा भारत, बनाऊंगा मैं तो. स्किल, स्टील और दिल से बन रहा है भारत. AMNS इंडिया, स्मार्टर स्टील्स, ब्राइटर फ्यूचर्स. सिर्फ चारों का मतलब घर नहीं होता. घर तो अपनों से बनता है, अपनों के सपनों से बनता है. हम तो बस आपका साथ निभाते हैं. आप ही तो हैं जो मकान को घर बनाते हैं. SBI होम लोन्स, मकान को घर बनाने के सफर में हमेशा आपका हमसफर. द LTP कैलकुलेटर है ऑप्शन चेन एनालिसिस का नंबर 1 टूल, जहां पर आप निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक्स के डॉट टू डॉट रिवर्सल्स कैलकुलेट कर सकते हैं. डाउनलोड द ऐप नाउ. सिर्फ चार दीवारों का मतलब घर नहीं होता. घर तो अपनों से बनता है, अपनों के सपनों से बनता है. हम तो बस आपका साथ निभाते हैं. आप ही तो हैं जो मकान को घर बनाते हैं. SBI होम लोन्स, मकान को घर बनाने के सफर में हमेशा आपका हमसफर. क्लोजिंग कॉल में आपका फिर से स्वागत है. बाजार में हम देखने की शानदार तेजी है. 1% से ज्यादा की तेजी निफ्टी में और 1.5% की तेजी निफ्टी बैंक में. 20,100 के ऊपर है निफ्टी, जैसा कि डिम्पी बता रहे थे कि दोहरा शतक लग चुका है. और निफ्टी बैंक की जो तेजी है वो है 725 अंकों की. थोड़ा देर बाद इंतजार कीजिए, आपके लिए BTC ट्रेड भी जानेंगे अपने एक्सपर्ट से और बाजार का मूड और थोड़ा अच्छे समझेंगे. लेकिन ये जान लेते हैं कि बाजार के लिए कल कौन से ट्रिगर सहम होंगे. इवेंट्स टू वॉच लेकर वामाक्षी हमारे साथ जुड़ गए हैं. वामाक्षी बताइए. जी बिल्कुल, अगर हम देखें तो आज शाम को US GDP के आंकड़े आने वाले हैं. इस पर हमारी नज़र ज़रूर रहेगी. मगर कल अगर हम देखें तो सबसे इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक क्यों रहेगा वो है इंडिया का GDP डेटा. ये कल आने वाला है और इनफैक्ट यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि करीब 7% ग्रोथ नज़र आ सकती है. इसके अगर हम देखें तो US के इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स एक्सपेक्टेड है. चीन का जो PMI डेटा है वो एक्सपेक्टेड है और OPEC प्लस की जो बैठक है वो जारी रहने वाली है. इसके अलावा अगर हम देखें तो कॉर्पोरेट फ्रंट पर भी काफ़ी एक्शन हो रहा है. REC की जो है मार्केट बोरोइंग प्रोग्राम है, इस पर कुछ चेंजेस नज़र आ सकते हैं और इसी पर बोर्ड की बैठक होने जा रही है. इसके अलावा SIS भी फोकस में रहेगा क्योंकि शेयर का जो बायबैक प्रोग्राम है उस पर कंपनी विचार करने वाली है. इसके अलावा विष्णु प्रकाश पुंगलिया के जो भी 11% शेयर है वो लॉकिंग पीरियड से बाहर आने वाले हैं. अगर हम देखें तो निफ्टी बैंक के नवंबर सीरीज़ की एक्सपायरी होने वाली है कल. MSCI इंडेक्स में भी बदलाव होंगे. इसके अलावा कल 3 नए IPO की लिस्टिंग भी होने जा रही है जिसमें टाटा टेक, गंधार ऑयल, फेड बैंक फाइनेंशियल्स ये स्टॉक्स शामिल है. तो डेफिनेटली इन सारे शेयरों पर भी हमारी नज़र रहेगी. ठीक है, शुक्रिया वामाक्षी. तो टाटा टेक, गंधार ऑयल, फेड बैंक फाइनेंशियल की लिस्टिंग कल होगी और परसों फ्लेयर राइटिंग की लिस्टिंग पर नजर रहेगी. आज जिस तरह के सब्सक्रिप्शन के आंकड़े आए हैं टाटा टेक की, उम्मीद करेंगे लिस्टिंग अच्छी होगी. लेकिन बाजार में जो रौनक है वो लगातार बढ़ रही है और हम देख रहे हैं कि निफ्टी बैंक में जो तेजी है 725 अंकों के आसपास की, उसमें HDFC बैंक, ICICI बैंक और एक्सिस बैंक, जो तीनों दिग्गज प्राइवेट बैंक है, उनका पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा है. 4% के उछाल के साथ इस वक्त एक्सिस बैंक निफ्टी का टॉप गेनर भी है. लेकिन BTC ट्रेड समझते हैं और शुरुआत करेंगे सुदीप के साथ. सुदीप बताइए, शानदार तेजी बाजार में, क्या सुझाएंगे आप BTC के तौर पर?
देखिए, एक तो जो मैंने ग्रासिम का ट्रेड कहा है वो अभी भी ग्रासिम नए हाई पे है, तो अब तो 2005 के आसपास है, तो ये तो बीटीएसटी करके कंटिन्यू करके लेके जा सकते हैं। दूसरा एक स्टॉक जो अभी रेडार पे आ रहा है, फ्रेश ब्रेकआउट भी दिया है आज, तो वो है मन्नापुरम। मन्नापुरम में पिछले 6-7 दिन के डिक्लाइनिंग ट्रेंड के बाद अब हमें लग रहा है कि एक यहाँ से एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ है, और ऑलमोस्ट स्टॉक अगर हम देखें तो फरवरी 2022 के बाद के हाईएस्ट लेवल पे अब है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग मूव भी यहाँ पे आ सकता है आने वाले 1-2 सेशन में। तो 158 के स्टॉप लॉस से मन्नापुरम फाइनेंस 170 के टारगेट के लिए बीटीएसटी प्लस 1 या 2 दिन के समय अवधि के लिए मैं ये शेयर करना चाहता हूँ। ट्रेड्स ले रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ और ट्रेड्स, आरती इंडस्ट्री जिस तरह की मूव है और इनफैक्ट अच्छा खासा प्राइस गेनिंग मूवमेंट है, ये स्टॉक्स भी कई समय से केमिकल स्पेस के अब जो चलना शुरू हुए हैं उनमें 5.5% की तेजी भारतीय इंडस्ट्रीज पे दिख रही है। एक पोजिशनल टारगेट क्या होना चाहिए अगर कोई इसे होल्ड करके रखता है तो अंशुल? देखिए, आरती इंडस्ट्री में एक वीसीपी पैटर्न का ब्रेकआउट है, और इंटरेस्टिंग चीज है लोकेशन इसकी प्रीवियस क्वार्टर का हाई और R1 दोनों को इसने निकाला है। पहला टारगेट इसका 620 के आसपास का बनेगा, जहां प्रीवियस एक छोटा सा स्विंग लो था, वहां से ब्रेकडाउन के बाद ये स्टॉक पिटा था। 620 630 पहला टारगेट रहेगा। 720 तक ये करंट मूवमेंट में जा सकता है। तक का एक पोजिशनल टारगेट यहाँ से बता रहे हैं, यानी लगभग 150-170 रुपए ऊपर। अविनाश से एक बार समझ लेते हैं, जो जितनी भी स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर के स्टॉक्स हैं जो अब ये चलना शुरू है। अविनाश, ये बात हो रही थी लास्ट क्वार्टर भी, विजिबिलिटी दिख रही थी, लेकिन शायद एक क्वार्टर के पेन की बात भी की जा रही थी। अब क्या लग रहा है आपको कि इन स्टॉक्स में जो मूव शुरू हुई है क्या ये सस्टेन करेंगी? देखिए, मुझे लग रहा है कि ऊपरी लेवल से ये स्टॉक्स काफी गिर चुके हैं, तो वैल्यूएशंस जो है वो काफी रीजनेबल हो चुके हैं। और मेरे ख्याल से देखिए, बहुत समय के बाद अभी वापस रॉ मटेरियल की जो कीमतें बढ़ी है तो वो भी काफी कम हो चुकी है, तो इसका फायदा काफी इंडियन कंपनीज को मिलेगा, जैसे आरती है, दीपक नाइट्राइट है, नवीन फ्लोरिन है। तो मुझे लग रहा है कि अगले साल, दैट इज FY25 विल बी अ मच स्ट्रॉन्गर ईयर। हो सकता है कि दिसंबर का क्वार्टर पहला ऐसा क्वार्टर होगा जहां पे आपको विजिबिलिटी ऑफ मार्जिन्स और इंप्रूवमेंट ऑफ मार्जिन्स देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, ये इन कंपनीज में काफी ऑपरेटिंग लिवरेज है, बहुत अच्छी कैपेसिटी इंक्रीज इन्होंने खराब टाइम में कर दी थी। तो जब भी बिजनेस बढ़ेगा तभी ऑब्वियसली ये ऑपरेटिंग लिवरेज भी इनको काफी फायदेमंद होगा। तो मेरे ख्याल से 2-3 जो कंपनीज मैंने कही है वहां पे फोकस करिए और थोड़ा सा इंतजार करिए, क्योंकि एक क्वार्टर में शायद पूरी रेटिंग ना हो, बट अगले साल का आउटलुक तो डेफिनेटली पॉजिटिव लग रहा है। ठीक है, अगले साल में अब समय कितना रह गया? 1 महीना बस और बाकी है। लेकिन इस वक्त आप बाजार को देखें तो लगभग वो ये 125 पॉइंट्स आप ऑल टाइम हाई से निफ्टी पर दूर देख रहे हैं, और लगभग 2000 पॉइंट्स आप बैंक निफ्टी पर दूरी देख रहे हैं। एक बार इंडेक्स पे भी एक कॉल ले लेते हैं यहाँ से। सुदीप, आप इंडेक्स पर इस वक्त आप कॉल क्या लेके जाएंगे? कल कॉन्सिडरिंग मंथली एक्सपायरी, बड़ी मूव ऑलरेडी आ चुकी है और हो सकता है कोई वॉलेटाइल सेशन हो, क्या एक हेड स्ट्रैटेजी इंडेक्स पे लेके जानी चाहिए? जी बिल्कुल, यदि हम निफ्टी में ऑलरेडी एक 20,050 20,070 के लेवल के ऊपर का क्लोजिंग अभी दे रहा है इंडेक्स, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे 20,050 अब एक बहुत महत्वपूर्ण सपोर्ट बन जाएगा। और कल फर्स्ट हाफ तक 20,140 से लेके 20,160 के लेवल्स आ सकते हैं। तो मुझे लग रहा है एक 20,150 का कॉल जो अभी 33-34 रुपीज है, उसको 15 रुपए के स्टॉप लॉस से भी हम लेके जा सकते हैं कैरी फॉरवर्ड कॉल के हिसाब से, या फिर 20,150 का कॉल लेके 20,200 का कॉल बेच के एक बुल स्प्रेड भी हम क्रिएट कर सकते हैं, सो दैट रिस्क 12 से 15 पॉइंट का रहेगा। और यदि ये एक्सपेक्टेड मूव आ जाता है तो वी कैन मेक गेन्स आउट ऑफ दैट। ठीक है, ये आपके लिए रणनीति निफ्टी में। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि कुछ सर्टेन पैक्स ऐसे हैं जहां पर अच्छी रैली बनी है। ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड वाले जो शेयर हैं जो लिंक्ड होते हैं मेटल स्टॉक से, स्पेशली स्टील वाले से, HEG में तेजी है 4% के आसपास की। ग्रेफाइट इंडिया को देखेंगे तो करीब 6-7% के आसपास की तेजी वहां पर हम देख रहे हैं। इन दोनों में अगर तुलना करें कुणाल, और अगर लगता है कि स्ट्रक्चर अगर बेहतरीन है, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे, किसके साथ जाएं? कल अगर दोनों स्टॉक की बात कर लेते हैं तो सबसे पहले HEG अगर देखें तो 1616 के अराउंड अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है, एंड ऊपरी लेवल से प्रॉफिट बुकिंग भी आया है। तो मैं कहूंगा कि HEG से फिलहाल दूर है। लेकिन सामने अगर मैं ग्रेफाइट की बात करता हूँ, जिस हिसाब से स्टॉक फिलहाल ट्रेड कर रहा है,
लाइकली चांसेस है स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है तो आने वाले दिनों में और भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। प्रेजेंट लेवल से ग्रेफाइट खरीदारी करके चलने की सलाह है। 502 के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है, आप 502 के अराउंड ही बाई कीजिए। लो लेवल पे 570 का हम यहाँ पे एसएल मेंटेन करके चलेंगे, सॉरी 470 का एसएल मेंटेन करके चलेंगे। 502 के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है। टारगेट की बात कर ले तो सबसे पहला टारगेट 526 का है और जैसे ही 526 ब्रेक होता है ऊपर में 570 तक के भी लेवल आपको ये स्टॉक दिखा सकता है। यानी कि आप कह सकते हो कि प्रेजेंट लेवल से 12-13% तक की भी मोमेंटम ये स्टॉक हमें दिखा सकता है। तो 470 के एसएल के साथ ग्रेफाइट बाय करके चलिए आप। 470 का स्टॉप लॉस ग्रेफाइट इंडिया के लिए, ये कुणाल की तरफ से। लेकिन रियल एस्टेट इंडेक्स 15 साल के हाईस पर ट्रेड कर रहा है। हमने रियल एस्टेट शेयर में तेजी देखी और रियल एस्टेट से जुड़े जो भी सेक्टर्स हैं, करीब 28-30 सेक्टर हैं जो डायरेक्टली उनसे लिंक्ड हैं, वहां पर भी तेजी हो रही है। एक पैक है सीमेंट का। आज हम देख रहे हैं कि अच्छी बाइंग है सागर सीमेंट में और पिछले 6-7 सप्ताह से लगातार ये शेयर चल रहा है। अविनाश जी, आप सागर सीमेंट का बस इस परिप्रेक्ष्य में आप जवाब दीजिएगा। सीमेंट एज ए होल आपको ये स्पेस अभी कैसा लग रहा है और किसी को अगर इसमें कुछ चुनना हो तो आपके रडार पर कौन से शेयर हैं? नहीं, बिल्कुल अभिषेक, मुझे लग रहा है कि देखिए सीमेंट सेक्टर काफी वेल पोजीशनड है प्राइसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से और डिमांड भी अच्छी तरह से बढ़ रही है क्योंकि गवर्नमेंट ने काफी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स डोमेस्टिकली अनाउंस कर दिए। मेरे ख्याल से सीमेंट में सेकंड हाफ काफी अच्छा रहेगा और यहाँ पे जो बड़े प्लेयर्स हैं जैसे अल्ट्राटेक है, रैमको सीमेंट है, ये तो अच्छा करेंगे ही, बट जो लोकल रीजनल प्लेयर्स है जैसे इंडिया सीमेंट साउथ में है, हेडनबर्ग सीमेंट है, सागर सीमेंट की आपने बात की तो ये भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है अगर नजरिया कम से कम 12-15 महीना है, क्योंकि देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसी डिमांड है जो बहुत तेजी से बढ़ रही है और इंफ्रास्ट्रक्चर का सबसे बड़ा रोड बिल्डिंग ब्लॉक जो है वो सीमेंट है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है हाउसिंग डिमांड भी बढ़ रही है तो सीमेंट की खपत ज्यादा होगी। तो डेफिनेटली लग तो रहा है कि FY25 विल बी अ वेरी गुड ईयर और अगला सेकंड हाफ दैट इज अक्टूबर टू मार्च में आपको पहले फर्स्ट हाफ के मुकाबले में अच्छे नंबर्स देखने को मिले। ये बात तो हुई। कुछ अब BTSC ट्रेड्स होने चाहिए क्या? टोरेंट पावर पर 11% की तेजी से रह गए लेकिन सुबह ये 17% तक भी तेज था। कुणाल, कैरी फॉरवर्ड ट्रेड है क्या ये? टोरेंट पावर यार डेफिनेटली कैरी फॉरवर्ड ट्रेड होना चाहिए जिस स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है एंड आने वाले दिनों में और भी बढ़िया सी मोमेंटम स्टॉक में हमें देखने को मिल सकती है। प्रेजेंट लेवल से खरीदारी करके चले 937। मुझे लगता है कि कल के दिन में मॉर्निंग में ही हमें ये 1000 तक का प्राइस दिखा सकता है और इतना ही नहीं, अगर 1000 भी ब्रेक होता है तो आने वाले दिनों में 1070 तक के भी लेवल दिखाने में काउंटर सक्षम है। तो प्रेजेंट लेवल से खरीदारी करके चलने की सलाह है और जिन्होंने बाय किया है वो कैरी करके भी चल सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल। आप तो चलिए, बाजार में आज जिस तरह की बड़ी तेजी देखने को मिली है और इनफैक्ट इस बड़ी मूव में कहीं ना कहीं IT के स्टॉक्स, ऑटो स्टॉक्स और बैंक्स ने जो बड़ी रिकवरी दिखाई है। HDFC बैंक की आप बात करें तो 2%, क्योंकि हैवी लिफ्टिंग लार्ज कैप से आई है और वो भी उनसे जिनकी बड़ी वेटेज भी है। HDFC बैंक चला 2% की तेजी इस वक्त आप देख रहे हैं और बैंक निफ्टी में 750 पॉइंट्स के पास की तेजी देख रहे हैं। लगभग यहाँ से यानी 1500-1700 पॉइंट से आप दूर है ऑल टाइम हाई से बैंक निफ्टी पर और निफ्टी 20100 का। आज ना सिर्फ गैप दिया निफ्टी ने, इनफैक्ट उस मोमेंट को सस्टेन भी किया और फॉलो अप बाइंग भी आई। नॉट अ सरप्राइज कि आज FIs की बड़ी फिगर भी आए। कल भी 700 प्लस करोड़ की बाइंग फिगर थी FIs की और ये सारा मोमेंटम आप इस पूरे हफ्ते में 3 बड़े ट्रिगर्स हम इस हफ्ते की शुरुआत से ही कह रहे थे। पहले तो प्राइमरी मार्केट में जिस तरह का एक्शन है, जिन को अलॉटमेंट नहीं होगा वो सारा फ्री कैश, हालांकि वो बहुत सारा वो पैसा अभी ब्लॉक्ड होगा, लेकिन क्या वो भी मार्केट्स में आ सकता है। दूसरा सबसे बड़ा क्रूशियल पॉइंट, स्टेट इलेक्शन से पहले एग्जिट पोल, स्टेट इलेक्शन के रिजल्ट से पहले जो एग्जिट पोल से पहले जो एक नर्वसनेस थी, क्या वो श्रग ऑफ हो गई है? बीजेपी को कितनी स्टेट्स आ सकती है, इस पर कई तरह की बातें हो रही थी। अभी अविनाश ये बात कर रहे थे कि शायद 2 बड़ी स्टेट्स आ सकती हैं और वो कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट दिख रहा है। तो ये 3-4 बड़े रीजन रहे और तीसरा बड़े क्यूज में अभी हमें वाक्षी बता के गई कि इंडिया का GDP फिगर भी कल आना है, जो हालांकि थोड़ा सा सॉफ्ट हो सकता है लेकिन RBI के कंफर्ट जोन से ऊपर ही है। आज जिन स्टॉक्स में बड़ी मूव देखने को मिली उनमें क्लियरली बैंक्स इस वक्त लीड कर रहे हैं। एक्सिस बैंक में इनफैक्ट पिछले कुछ मिनटों में तेजी और बढ़ी है। ऑटो नंबर्स से पहले ऑटो स्टॉक्स ऑलरेडी पिछले हफ्ते से 5th गियर में चल रहे हैं और आप भी आज भी देखें
हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो और साथ ही M&M ने भी जिस तरह की तेजी दिखाई है लार्ज कैप्स, और वो भी लगातार लार्ज कैप्स में क्लियरली मूव अच्छी दिख रही है। आईटी स्टॉक्स में आज लार्ज कैप आईटी का भी प्रदर्शन काफी है। विप्रो, टेक महिंद्रा, एलटीआई, माइंडट्री, इन्फोसिस, टीसीएस जैसे स्टॉक्स में अच्छी मूव भी दिख रही है। इनफैक्ट लार्ज कैप्स में आप अगर यहाँ पर रूरल कंजम्पशन, क्योंकि हीरो मोटोकॉर्प की तरफ से बयान भी आया कि रूरल रिकवरी दिख रही है, तो आप ब्रिटानिया जैसे स्टॉक्स को भी देखें, कंजम्पशन लेड स्टॉक्स को भी देखें, जहां पर वॉल्यूम ग्रोथ हमेशा एक कंसर्न, बड़ी डिबेटेबल बात थी रूरल साइड से, वहां पर आप देख रहे हैं कि अच्छी मूव देखने को मिल रही है। सो ओवरऑल इस हफ्ते इस पूरी सीरीज में इनफैक्ट अब तक 5% का गेन निफ्टी पर ऑलरेडी हो चुका है, और आज की इस तेजी के बाद इसे असेस करेंगे कल कि कितना गेन हुआ, लेकिन एक अच्छी सीरीज देखने को मिली है। मिड कैप में एक बार चेक कर लेते हैं कि आज मिड कैप में कौन से बड़े मिड कैप में कौन से बड़े स्टॉक्स हैं जिनमें मूव है। टोरेंट पावर सुबह से बड़ी स्ट्रेंथ के साथ, इनफैक्ट 17% से थोड़ा करेक्ट होकर अब 11% रह गया है। टाटा टोरेंट पावर हो, टाटा टेली में आपको फिर से 6% की मूव दिख रही है। थोड़ा सा सॉफ्ट हुआ था, इसमें डेट रिडक्शन एक बड़ा रीजन है टाटा ग्रुप की तरफ से जो ये ट्रिगर प्ले आउट हो रहा है। लेकिन आज पूरा फाइनेंस स्पेस एक्टिव है। सिर्फ आप गोल्ड फाइनेंसेस को नहीं देखें, आप दूसरे फाइनेंसेस को, अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंसेस को भी देखें, वहां पर अच्छी मूव है। पूनावाला, फिनकॉर्प जैसे स्टॉक्स में तेजी है। LIC हाउसिंग फाइनेंस में अच्छा आपको अभी भी लॉन्ग बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कैरी फॉरवर्ड भी दिख रहा है। और साथ ही कुछ स्टॉक्स जिसमें BHEL जैसे स्टॉक्स में 8 साल की ऊंचाई पे आज आपको BHEL का स्टॉक भी दिखाई दे रहा है। जुबिलेंट फूड वर्क पे भी इनकी जो एक एक्विजिशन थी इन्होंने बाहर कंट्री में की है, उसके चलते आज वहां भी मूव दिख रही है। तो आज क्लियरली मिड कैप और स्मॉल कैप से ज्यादा आपको परफॉर्मेंस लार्ज कैप में देखने को मिली है, और इससे हेंस दिस मूव ऑल्सो। फिर शो को यहीं समेटते हैं। बड़ी मूव कल, मंथली एक्सपायरी, देखना होगा कि कल किस तरह का सेशन रह सकता है। थोड़े वोलेटाइल मूव हो सकते हैं क्योंकि बड़ी तेजी आ चुकी है। तो क्या आप थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग या फिर रेंज का एक व्यू बन सकता है? तो यस, उससे नकारा नहीं जा सकता। फिलहाल शो को यहीं समेटते हैं। हम सभी को आप दीजिए इजाजत। अगला शो कल की तैयारी, मनीष हमारे साथ आ गए हैं स्टूडियो, उनसे समझते हैं। मनीष, इतनी बड़ी तेजी के बाद अब आप क्या तैयारी करवा रहे हैं कल की? मुझे यही सोच रहा हूँ मैं कि क्या कल जो फिल्म रिलीज होने वाली है मंथली एक्सपायरी की, उससे पहले का ये ट्रेलर था क्या? बिल्कुल। जिस तरीके की कहीं पूरी फिल्म ही ना हो ये मनीष। देखिए, कहीं पूरी फिल्म ही ना हो, क्योंकि आप देखें कि नीचे से हम काफी चल चुके हैं, 1000 पॉइंट लगभग हम चल चुके हैं। अच्छी बात है, लेकिन क्या पता, अंत भला तो सब भला। कल मंथली एक्सपायरी और जिस तरीके से कुछ अहम लेवल के ऊपर बंद हुए हैं, ठीक है, और उसमें ये इस बात की संभावना हो सकता है कि कल और बड़ी तेजी देखने को मिले, क्योंकि